हेलो एवरीवन, आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे सामान्य जागरूकता से संबंधित जो जुड़े हुए प्रश्न हैं। सामान्य जागरूकता से जो प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसको डिटेल में व्याख्या करेंगे और जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगभग 167 क्वेश्चन आपके हैं। इसमें 167 क्वेश्चन बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका सामान्य जागरूकता, आप एक वीडियो मैंने सामान्य जागरूकता का बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा और ये वीडियो देख लेंगे तो आपका सामान्य जागरूकता जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है जो है वो है भारत के पड़ोसी देश एवं देश राजधानी एवं मुद्रा से जो पहला प्रश्न जुड़ा है और पहले टॉपिक यही चलेगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? तो म्यांमार से जो सीमा नहीं बनाता है वो आपका मेघालय राज्य है, क्योंकि मेघालय राज्य आपका बीच में है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तीनों म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देश कौन से हैं? कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देशों में कौन नहीं है? तो श्रीलंका आपका सी विकल्प जो है, श्रीलंका आपका नहीं है, क्योंकि केवल जलीय सीमा को बनाता है। उसके बाद अगर इसमें जो थोड़ी सी व्याख्या दी गई उसको देख लेते हैं कि श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो भूटान से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो आपका असम बनाता है। भूटान से सीमा बनाने वाले की बात करें तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। तो आपके 4 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सीतापुर आपका बीच में है, बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज ये तीनों जो है सीमा बनाते हैं किससे? नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत शामिल हैं। तो इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 7 जिले जो हैं इनको याद रखिएगा कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये दिया गया देश और मुद्रा। तो आपका जो डी विकल्प है, उत्तर कोरिया की मुद्रा, इसमें आपको क्या दिया गया? उत्तर कोरिया की मुद्रा बहत दी गई है, जबकि उत्तर कोरिया की मुद्रा बहत नहीं है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वान है, बाकी की सभी सही है। जाम्बिया की क्वाचा, मोरक्को की दिरहम और किर्गिस्तान की सोम है। अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? तो फिलीपींस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पेसो कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिलीपींस की जो मुद्रा है पेसो है, इसकी राजधानी मनीला है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। पूर्वी तिमोर की मुद्रा अमेरिकी डॉलर तथा तुर्की की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। तुर्की की मुद्रा याद रखिएगा। किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया है? तो जाम्बिया का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया है तथा नीदरलैंड्स का पुराना नाम हॉलैंड, ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कुक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका दिया गया है बहमास की राजधानी नसाउ, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस, कोस्टारिका की सेंट जोन्स, जमैका की जो है जमैका की राजधानी आपके हैमिल्टन नहीं है। तो इसमें आगे देख लेते हैं, व्याख्या दी गई। जमैका की राजधानी क्या दिया गया है? किंगस्टन, जबकि बारमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ओशिनियाई देश नहीं है? ओशिनियाई देश आपसे पूछ रहा है, तो अंडोरा जो है ओशिनियाई देश नहीं है। फिजी, न्यूजीलैंड, टोंगा ये ओशिनियाई देश हैं। इसमें दिया गया, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जिसकी अंडोरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी क्या है? अंडोरा लाब्ले, मुद्रा फ्रैंक और पेसेटा है। फिजी, टोंगा तथा न्यूजीलैंड ओशिनियाई देश हैं, जिसकी राजधानी क्रमशः शुआ, डाको, अलाफा तथा वेलिंगटन है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका देश दिया गया, राजधानी तथा मुद्रा दी गई। बहरीन की जो राजधानी है पनामा, मुद्रा दिनार है। गिनी की कोनाक्रे इसकी राजधानी है। फैंक जो है इसकी मुद्रा है। जॉर्जिया की, ये जॉर्जिया वाला आपका सुमेलित नहीं है। और बुल्गारिया की जो है सोफिया राजधानी, लेवा इसकी मुद्रा है। जॉर्जिया दक्षिणी अमेरिका का देश है, जिसकी राजधानी क्या है?
तिबिलिसी है, इसकी राजधानी क्या है? तिबिलिसी, तथा मुद्रा जो है वो लारी है। अल्बानिया की राजधानी तिराना तथा मुद्रा लेक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है आपका अबू धाबी है। जो संयुक्त अरब अमीरात है 7 अमीरातों से मिलकर बना है, जिसमें अजमान, दुबई, फुजैराह, रस अल खैमा, शारजाह, अल कवैन तथा अबू धाबी सम्मिलित है, जिसमें अबू धाबी सबसे बड़ी अमीरात है। निम्नलिखित देशों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देश और मुद्रा दिया गया है। तो इसमें आपका भारत का रुपया, पाकिस्तान का रुपया, श्रीलंका का रुपया, इसका होगा रुपया। इसका क्या होगा? इंडोनेशिया का आपका रुपया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा सेशल्स की मुद्रा जो है रुपया कहते हैं, जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहते हैं। मालदीव की मुद्रा को रूफिया कहते हैं। आर्मेनिया एवं रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता? बेलारूस की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है। बेलारूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो क्यूबा, चिली तथा मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो कहते हैं, जबकि बेलारूस, लातविया, आर्मेनिया तथा रूस की मुद्रा रूबल कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है? तो रुपया जो अभी मैंने बताया सेशल्स की जो मुद्रा है रुपया है, बाकी की नहीं है। तो इसमें सेशल की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, यहाँ की मुद्रा को रुपया कहते हैं। सोमालिया की मुद्रा शिलिंग तथा सूडान की मुद्रा को पाउंड, सेनेगल की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका विकल्प डी इसमें सही है। उसके बाद आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका दिल्ली की दिल्ली राजधानी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की जो है अमरावती राजधानी है। क्या राजधानी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, 947 किलोमीटर लगभग। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित राज्य कौन सा है? केंद्र शासित में दूसरा की बात करें तो आपका लद्दाख है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पहला आपका जम्मू कश्मीर है और तीसरे की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर एक क्रम दिया गया है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल इतना है, लद्दाख का आपका इतना है और अंडमान निकोबार का 8,249 किलोमीटर। तो आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है कौन? आपका अंडमान निकोबार। चौथे नंबर पर आपका दिल्ली है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लेकर 9 राज्यों से करती है, नहीं तो 8 राज्यों से करती है। अगर राज्य की बात करें तो 8 राज्यों करती है। तो इसमें आपका विकल्प सी दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये राज्य आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल जिसका जनपद है हापुड़ है। ये 660 किलोमीटर में फैला है। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो चीनी मिलें सबसे अधिक संख्या में आपके उत्तर प्रदेश में हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का मुख्य रूप से उत्पादक है। औरैया जिला जो है वो किसका उत्पादक है? तो शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक जिले उद्योगों की पहचान के अलग अलग उद्यम की है। एक जिला एक उत्पाद जो आप नाम सुने होंगे, इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी के उत्पादक के लिए जाना जाता है। अयोध्या पूर्व में फैजाबाद जिले में गुड़ के प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। हाथरस जो है हींग उत्पादन करता है। अगला प्रश्न जो आपका है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1945 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया और 1946 में इसको लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है इलाहाबाद थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 1836 से 1876 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से 1901 तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस बीच 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा थी। 1902 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था। 1936 तक ये जाना गया। इस बीच 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। वर्तमान में नाम इसका क्या है? प्रयागराज। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 1921 से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है। इस प्रकार लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो सोनभद्र जिला जो है राजस्थान से सीमा नहीं बनाता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सोनभद्र जिला जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों से बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से संबंधित है। तो भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं होता? तो भारतीय संसद के अंग में जो है आपका ये तीनों शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति आपके शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलाकर राज्यसभा जितनी सीट है ठीक उतनी ही सीट में है झारखंड में है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जितनी राज्यसभा की सीट है उतनी ही झारखंड में है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? 6 है। उत्तराखंड और हिमाचल में राज्यसभा सीटों की संख्या 3-3 है। वर्तमान संसद भवन की नींव कब रखी गई? वर्तमान संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो 1921 में रखी गई थी। यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। लोकसभा में सीटों की संख्या में निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? लोकसभा सीटों की संख्या में से निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो त्रिपुरा जो है इसमें से आपका भिन्न है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की सीटों की संख्या क्या क्या है? 1-1 है, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ से सांसद चुने गए हैं? तो कोटा से सांसद चुने गए हैं। ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। किस राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी? 1/3 से अधिक नहीं होगी। विकल्प बी आपका इसमें सही है। अनुच्छेद 169 द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति के प्रावधान है। किसी राज्य विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किस राज्य संघ राज्य में है? तो सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किसकी है? पुडुचेरी की है। पुडुचेरी में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल यहाँ विधानसभा की 30 सीटें हैं। दिल्ली में 70, सिक्किम में 32 और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में विधानसभा सीटों की संख्या में से कौन एक भिन्न है? निम्नलिखित में विधानसभा सीटों की संख्या में से कौन एक भिन्न है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड, त्रिपुरा तथा मेघालय में विधानसभा की सीटों की संख्या 60-60 है, जबकि मिजोरम में 40 सीटें हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 403। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला था? तो श्री चंद्र भानु गुप्ता ने कभी नहीं संभाला था। बाकी एचपी मोदी भी रह चुके हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तथा बुरगुला रामकृष्ण राव भी रह चुके हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री चंद्र भानु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। वे 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री एचपी मोदी 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 2 जून 1952 से 9 जून 1957 तथा श्री बुरगुला रामकृष्ण राव 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962 तक राज्यपाल पद पर थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सर्वप्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम बैठक जो है इलाहाबाद में हुई थी। विकल्प ए सही है। 5 जनवरी 1887 उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम विधान परिषद का स्वरूप सामने आया। इसकी प्रथम बैठक 8 जनवरी 1887 को थार्न हिल मेमोरियल हॉल, वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित इलाहाबाद में हुई थी।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना की गई थी। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर के बाद 15 अगस्त 1949 ईस्वी को पंचायत की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में। अब अगला जो आपका प्रश्न शुरू होंगे वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित होंगे। तो इसमें जो दिया गया है पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। के रूप में कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न आपका है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प भी सही है। उसके बाद 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस तथा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है आपका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प बी इसमें सही है। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प डी सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस एवं विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी जो है बाकी सत्य नहीं है। तो आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसंबर को तथा महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि या वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है एवं खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तथा 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। तो महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक 2021 से 30 तक घोषित किया गया है। 2018-27 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय दशक घोषित किया गया था, जबकि 2014-23 के लिए सभी के लिए वहनीय ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया था। 45 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 8 मई को नहीं मनाया जाता है। ये आपका गलत है और विकल्प में सही होगा। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपका इसमें असत्य वाले में पूछा गया, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तथा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब आपका जो प्रश्न संबंधित है वो विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है। यही आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो इसमें देख लेते हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस तथा प्रशासनिक कार्यालय लग्जमबर्ग शहर में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क तथा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका लंदन में है। 47 नंबर प्रश्न है ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय आपका शंघाई में है, चीन में जो स्थित है, जबकि बीजिंग में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की गई है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? मनीला फिलीपींस में तथा आसियान का जकार्ता में है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। WMO विश्व मौसम संगठन कार्यालय मुख्यालय जो है जिनेवा में आपका स्थित है।
वर्ष 1991 में 51 में आपके WMO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। यूनेस्को 1945 का मुख्यालय पेरिस में, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1967 में नहीं हुई थी, ये गलत है। बाकी आपके तीनों सही हैं। तो देख लेते हैं सही वाले। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ 1985 में, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी 1975 में, राष्ट्रमंडल संगठन 1926 में इनकी स्थापना की गई थी। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को वर्ष 1961 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव जो थे वो आपके त्रिबेली थे। तो विकल्प बी आपका सही है। पहले महासचिव त्रिबेली थे। इनका कार्यकाल 1946 से 52 तक था। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से संबंधित हैं। 51 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका विकल्प भी सही है। विजय लक्ष्मी जो पंडित हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष थी, एशिया की पहली महिला थी। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वर्ष 1953 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। नाटो का पूरा नाम पूछ रहा है, तो नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विकल्प बी आपका सही है इसमें। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए की गई थी। अगला जो है आपका भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न होंगे। 53 नंबर प्रश्न है, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में स्थित है। सरकी काल में जौनपुर में अनेक भव्य भवनों को मस्जिद व मकबरों का निर्माण हुआ था। फिरोज शाह ने 1393 में अटाला मस्जिद का नींव डाली, लेकिन इस मस्जिद को 1408 में इब्राहिम शाह ने पूर्ण करवाया था। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन द्वारा निकाला गया, जो कि स्थित है, कहाँ पे स्थित है भव्य जैन स्तूप? ये मथुरा में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपके मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। आदिम पुरुषों द्वारा चाक या गहरे लाल रंग के बने पाषाण युगीन चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले, साथ ही विंध्य पर्वतमाला की गुफाओं में बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। 56 नंबर प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 60 फीट ऊंचा एक दरवाज़ा है, जिसका निर्माण अस्फाउद्दौला ने 1784 से 86 के मध्य करवाया था। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बदायूं में इखलास खां का आपका मकबरा स्थित है। इसकी व्याख्या देखें तो इखलास खां रोजा का मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1094 हिजरी 1690 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। इखलास खां की पत्नी के द्वारा उसकी याद में कराया गया था। 58 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर आपका वृंदावन में स्थित है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने बनवाया था। क्या बनवाया था? इमाम बाड़ा बनवाया था लखनऊ में। तो आपका विकल्प इसमें सही है। इसकी व्याख्या अगर देख लें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता था। नवाबी तहजीब, ऐतिहासिक विरासतें, स्वादिष्ट खान पान, प्राचीन आधुनिक संस्कृति तथा प्राचीन औपनिवेशिक प्राच्य वास्तुकला का संगम लखनऊ में देखने को मिलता है। बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, कैसर बाग, रेजिडेंसी, घंटाघर आदि अनेक ऐतिहासिक स्थल लखनऊ की शान माने जाते हैं। इन्हीं स्थलों में से एक था इमाम बाड़ा, इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहाँ पे? इटावा में स्थित है। इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क से अब प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किए गए हैं।
अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो महोबा से संबंधित है अर्जुन सहायक परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध का निरीक्षण किया। परियोजना बांदा, महोबा तथा हमीरपुर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है 62 नंबर, चौपानी मांडो नामक पूरा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका प्रयागराज में स्थित है। ये आपका पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आद्य नगरी कौशाम्बी ये सुमेलित नहीं है, बाकी आपके तीनों सुमेलित हैं। तो इसको देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया नगर कहाँ पे है? गाजीपुर में। महोदय श्री बदायूं में। नक्काशी नगर बुलंदशहर में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी को आद्य नगरी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी को। इसमें दिया गया है कौन सुमेलित है, इस प्रश्न को देख लीजिए। कौन सुमेलित है? तो आद्य नगरी कौशाम्बी को कहा जाता है, सुमेलित है, ये सही है आपका, बाकी तीनों गलत हैं। तो निजामुद्दीन औलिया नगर जो है बदायूं में स्थित है। महोदय श्री आपका कन्नौज में तथा नक्काशीदार सहारनपुर में को कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है आपका। सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के थ्रिसूर जिले के पलायूर नामक स्थान पर स्थित है। यह सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था। यह चर्च भारत का सबसे पुराना चर्च है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। कब इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के सम्मान में आयोजित की जाती है। यह पर्व प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, श्री बलभद्र के रथ को ताल ध्वज तथा देवी सुभद्रा के रथ को देव दलन कहते हैं। तो इसमें इसको एक बार फिर देख लीजिए। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, श्री बलभद्र के ताल ध्वज तथा देवी सुभद्रा के देव दलन कहते हैं। अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है। निम्नलिखित को आपको इसमें सुमेलित करना है। 67 नंबर प्रश्न है सोमनाथ मंदिर आपको पता ही होगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में जाएगा। उसके बाद कामाख्या मंदिर जो है आपका अभी आपने देखा था, कामाख्या मंदिर असम में। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है आपका वो तमिलनाडु में है। उसके बाद महाबोधि मंदिर आपका बिहार में है। तो इस प्रकार ये सुमेलित होगा। अगला प्रश्न आपका जो है हिंदुओं के तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है, केरल में रहा है। सबरीमाला मंदिर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 69 नंबर हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में आपका स्थित है। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मत्तनचेरी पैलेस आपका केरल में स्थित है। उसके बाद है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। सर्दियों के मौसम में यह मुख्य आकर्षक मेलों में से एक होता है। 73 नंबर प्रश्न है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है झूलती मीनारों वाली मस्जिद आपका। इसकी अगर व्याख्या करें तो अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाले अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है, जिसे अस्फाउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। 75 नंबर प्रश्न है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो जो आपका बद्रीनाथ में होती है विष्णु की, और केदारनाथ मंदिर में आपकी भगवान शिव की पूजा होती है।
आगे आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। 77 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। आपका विकल्प सी सही है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खामेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 78 नंबर प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो इसमें जो है पहला प्रश्न जो 79 नंबर प्रश्न है, भारत की कला एवं संस्कृति में बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है कारचोबी कहा जाता है। विकल्प डी इसमें सही है आपका। आगे इसकी व्याख्या अगर देखें तो बदायूं अपनी जरी जरोधी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। इस उद्योग में यहाँ लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं। इस शिल्प को के लिए कच्ची सामग्री के रूप में रेशम, करडाना मोती, कोरा कसाब, मछली का तारा, नक्शी, नग, मोती ट्यूब, जरकन, ये सब यूज किए जाते हैं। स्थानीय तौर पर इस काम को कारचोबी कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद धातु कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, पीतल विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियाँ, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जरी और चिकनकारी के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए तथा वाराणसी डीजल इंजन कारखाने और मिर्ज़ापुर कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 81 नंबर प्रश्न है, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो बुंदेलखंड आपका इसमें सही है। हरदौल कथा जो है विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। उल्लेखनीय है कि हरदौल ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे। वह अपने श्रेष्ठतम गुणों तथा भावी के सतीत्व के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने तथा मर्यादाओं की भली भांति निर्वहन करने के कारण बुंदेलखंड के आराध्य हो गए। 82 नंबर प्रश्न है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ने गोद लिया था? तो सिद्धेश्वरी देवी आपका विकल्प इसमें सही है। आगे देखते हैं, इसमें जो व्याख्या दी गई है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा रोक के। उसके बाद है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? तो अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अमृता शेरगिल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया था। अगला प्रश्न है 84 नंबर, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है हंगरी में हुआ था। पंजाबी पिता और हंगेरियन माता की संतान भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑल सोल्स डे एक त्यौहार है, किसका त्यौहार है? ईसाई धर्म का ऑल सोल्स डे त्यौहार है। अगला प्रश्न है, किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? तो किमोनो जो है वो जापान की शैली है परिधान। किमोनो जापान का एक परंपरागत परिधान है। किमोनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों का त्यौहार के उत्सव को पहना जाने वाला परिधान है। यह संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट एवं औपचारिक परिधान होता है। 87 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनाते हैं? तो इसमें सही जोड़े बनाने की बात की गई है। तो जैमिनी राय क्या थे? आपके चित्रकार थे। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी। अल्लाह रखा खां तबला वादक। मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट थी। ये सब आपके सही हैं, तो इसमें विकल्प आपका डी सही होगा। अगला जो प्रश्न आपका है 88 नंबर, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। इसमें चित्रित एक तैलीय चित्र है, ठीक है।
प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पैब्लो पिकासो जो है स्पेनिश थे। पैब्लो पिकासो स्पेनिश चित्रकार थे। इनका जन्म 25 अक्टूबर को स्पेन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 90 भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 1905 में इन्होंने इस चित्र को बनाया था। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा आपकी थी, जो पहली बनी थी 1931 में। आलम आरा थी, जिसके निर्देशन आरदेसी ईरानी द्वारा 1931 में किया गया था, जबकि राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी। 92 प्रश्न है दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो आप जो पहली फीचर फिल्म थी 1913 में। किस वर्ष पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में। दादा साहब फाल्के 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फिल्म मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। अगला 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी जो है वो नृत्य का शास्त्रीय रूप है। विकल्प ए सही है। इसमें अगर और की बात करें तो जो व्याख्या दी गई है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है, जबकि शेष अन्य लोक नृत्य हैं। छऊ पुरुषों का एक नृत्य है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रचलित है। भांगड़ा पंजाबी नृत्य है जिसे पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांग राजस्थान का लोक नृत्य है। चोंग नागालैंड का लोक नृत्य है। 94 नंबर प्रश्न है तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना जो है भरतनाट्यम का फॉर्मेट है। इस अंश में बहुचित्रित नृत्य भंगिमाओं के साथ साथ नारी के सौंदर्य को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। अब इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसको आपको सुमेलित करना है इन सूचियों को। तो इन सूचियों को सुमेलित करते हैं और देखते हैं किसमें कौन सही है। तो पहला जो है आपका जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो संबंधित हैं वो आपके गोल्फ से संबंधित है। दूसरा है जगदीश खट्टर, आपके ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। स्वप्न सुंदरी जो है वो नृत्य से संबंधित है आपका। राजा रवि वर्मा जो है चित्रकला से संबंधित है। तो इस तरह आप इसको सुमेलित करेंगे, देख लीजिएगा कौन किस में है। तो इसमें ये दिया गया है, आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका बी शिव कुमार शर्मा जो है बांसुरी वादक नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सही सभी सही हैं। तो इसमें संयुक्त पाणिग्राही ओडिसी नृत्य शिव कुमार शर्मा सही नहीं है। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। उस्ताद बिलात खां सितार वादक थे। संयुक्त पाणिग्रही ओडिसी नृत्य है। शिव कुमार वर्मा संतूर वादक। राजा रवि वर्मा चित्रकार। उस्ताद बिलात खां सितार वादक थे। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मिलान करने को इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका क्या होगा? गणगौर। गणगौर जो संबंधित है यहाँ पे सुमेलित किया गया, इसको देख लेते हैं। उत्सव है और राज्य में किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर जो है राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी महाराष्ट्र में तथा दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल में। गणेश चतुर्दशी अगर ये पता है तो तीसरा आप मिला सकते हैं। 98 नंबर प्रश्न है स्वर्णीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो चित्रकारी से राजा रवि वर्मा संबंधित थे। महाभारत एवं रामायण के दृश्यों की तुलना के माध्यम से कैनवास पर उकेरने में उन्हें महारत हासिल थी। अगला प्रश्न है हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो हंस दमयंती जो कृति है वो आपके राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित है। इसमें हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की रंग चित्रित कृतियों में से एक है। इस चित्र में खूबसूरत लाल साड़ी में लिपटी दमयंती और एक हंस का चित्र उकेरा गया है। अगला है जो 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न में देखिए सुमेलित करने को दिया गया है। व्यक्ति और उनकी गतिविधियों को इसमें सुमेलित करने को दिया गया है। तो पहला जो है बीनू माकड़। बीनू माकड़ जो है वो संबंधित है आपका क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। सुनील मित्तल आपके संबंधित है दूरसंचार उद्योग से। उमा शर्मा जो आपके संबंधित है वो कथक नृत्य से। और बी कुरियन आपका डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर, इसमें सुमेलित करना है। तो राजा रवि वर्मा आपको कई बार आया, किससे संबंधित? चित्रकारी राहुल गांधी आपके राजनीति से संबंधित है। उसके बाद अगर देखें यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? आपकी भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। वसीम जाफर आपके क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है 102 नंबर, गौरी शंकर
देवीलाल इसमें सुमेलित करने को कहा गया है। तो गौरी शंकर देवीलाल इसमें पूछ रहा है कौन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें विकल्प का आपका चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं, गौरी शंकर देवीलाल जयपुर घराने के कथक नर्तक हैं। जो गौरी शंकर देवीलाल हैं वो जयपुर घराना के कथक नर्तक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, जबकि M.F. हुसैन चित्रकला संबंधित है, जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है 103 नंबर, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी। तो सरोद पे निपुणता उन्होंने प्राप्त की थी अमजद अली खान ने। अमजद अली खान का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हुआ था। 104 नंबर, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से के लिए विख्यात हैं? तो आपके बांसुरी के लिए विख्यात हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बांसुरी वादक थे, इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म विभूषण, वर्ष 1992 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, कोणार्क सम्मान 1992, हाफिज अली खान पुरस्कार आदि से इनको नवाजा गया था। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो शहनाई में इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है 2001 में। 106 नंबर प्रश्न है, इसको आपका संगीतज्ञ दिया गया है और उत्कृष्टता दी गई है। इसको आपको सुमेलित करना है। तो आपका जो असद अली खां है, असद अली खां जो क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। तो आपका इसमें 4 नंबर में जाएगा। मल्लिकार्जुन जो है, मल्लिकार्जुन आपका संबंधित हैं संगीत से, तो शास्त्रीय संगीत से मल्लिकार्जुन संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक तथा T.N. कृष्णन वायलिन से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके मधुबनी शैली जो है बिहार से संबंधित है। दरभंगा बिहार में मधुबनी शैली संबंधित है। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी जो है गुजरात का लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। टिप्पानी लोहे या लकड़ी के ब्लॉक से जुड़कर बनी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर होती है। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो भरतनाट्यम की जो नर्तिका हैं वो सितारा देवी नहीं है। बाकी आपके लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन, सोनल मानसिंह, ये सब भरतनाट्यम की नर्तिका हैं। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, सितारा देवी जो हैं भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। अगला जो प्रश्न है 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो भारतीय लोक नृत्य है। गरबा गुजरात में है, जबकि शेष तीनों भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो वो लोक नृत्य है, बाकी सभी मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथकली, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। 111 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम, इसमें दिए गए हैं प्रमुख जो नाटक हैं उनको दिए गए, कौन सा सुमेलित है? इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित है? तो कथकली जो है, कथकली केरल संबंधित है। सी विकल्प सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इसमें देख लेते हैं, भरतनाट्यम आपका कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल तथा कथक जो है उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बिहू जो है इसमें बिहार का दिया गया, जबकि बिहू बिहार का आपका नहीं है। बिहू असम का त्यौहार है। बाकी घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का, लावड़ी महाराष्ट्र का संबंधित है। तो इसमें देख लीजिए, महाराष्ट्र लावड़ी, पंजाब भांगड़ा, असम बिहू, राजस्थान का घूमर है। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो कथकली का आपके केरल राज्य में प्रचलन है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 17वीं शताब्दी में कथकली शास्त्रीय नृत्य का विकास केरल से प्रारंभ हुआ था। कोट्टार काराथाम पुराण नामक राजा ने जिस रामनटम का आविष्कार किया था उसी का यह विकसित रूप है। इसका प्रमुख नृत्य कलाकार मृणालिनी, साराभाई, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, कृष्णायर, शांताराव आदि हैं। अगला जो प्रश्न है 114 नंबर, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध आपका कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है? कौन सा एक नृत्य जो है शास्त्रीय रूप है? तो ओडिसी जो है शास्त्रीय रूप है, बाकी नहीं है। शेष लोक नृत्य हैं, शेष लोक नृत्य हैं, बाकी एक शास्त्रीय
शास्त्रीय नृत्य हैं। गरबा एक नृत्य है, गुजरात का गरबा एक नृत्य है। उसके बाद है इसमें व्याख्या दी गई। इसके अतिरिक्त गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं डांडिया, झकोलिया, टिप्पानी, दीपक नृत्य, पणिहारी नृत्य, भवई, रासलीला, लास्या आदि। 117 नंबर प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य है। आगे है 119 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, ये जनजातीय नृत्य होता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमीर खुसरो जो सरोद दिया गया है, अमीर खुसरो सरोद से नहीं संबंधित हैं। अमीर खुसरो आपका सितार वादन से संबंधित हैं। इन्हें सितार वादन का जनक भी कहा जाता है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। तो भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। उत्पल दत्त जो है फिल्म से। शंभू महाराज कथक से संबंधित है आपके। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है नेकचंद द्वारा बनाया गया था। नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 26 जनवरी 1905 को इस राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। 123 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा जनजातीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? सौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सौरा नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है तथा रौफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है। पट्टी किसका त्यौहार है? जो पट्टी है किसका त्यौहार है? तो ये पारसियों का त्यौहार है पट्टी। उसके बाद कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य रूप है, बाकी सभी लोक नृत्य हैं। 127 नंबर प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य जो है आपके असम का है। नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भूपेन हजारिका ने असम के सत्रिय नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में वर्ष 2000 में मान्यता दिलवाई थी। अब आपका संबंधित है भारत एवं विश्व के खेल से। तो पहला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आगरा में आपका स्थित है। विकल्प सी इसमें आपका सही होगा। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्ष 1966 में स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। अगला है 129 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। जबकि हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल 7-7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6, खो-खो, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। 130 नंबर प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। आगा खां कप, बेटन कप तथा नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है आपका वो कबड्डी है। आगे देखते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। फुटबॉल ब्राज़ील, फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल है। डांडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का डांडी बियो खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, कनाडा का आइस हॉकी तथा श्रीलंका का वॉलीबॉल है। 133 नंबर प्रश्न है, मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया का खेल जो है बैडमिंटन है। मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, जूडो जापान का, तीरंदाजी भूटान तथा सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यांकी स्टेडियम स्कॉटलैंड ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो ब्रिस्बेन स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक हीथ स्टेडियम इंग्लैंड में, वेम्बले स्टेडियम आपका लंदन में स्थित है। जबकि यांकी स्टेडियम जो है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, जो बॉक्सिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है।
चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? चेपक क्रिकेट स्टेडियम आपका चेन्नई में है। मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम तथा दिल्ली में शिवाजी हॉकी स्टेडियम, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम तथा सॉल्ट केक फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। कहाँ पे? पटियाला में। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान जो पटियाला पंजाब में स्थित है। 137 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है आपका। 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जबकि इंग्लैंड व रूस का, जापान के राष्ट्रीय खेल क्रमशः क्रिकेट, चेस व जूडो हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। भारतीय अनुसंधान संगठन, अब आपका प्रश्न जो रहेगा भारतीय अनुसंधान संगठन से संबंधित रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका इसमें 1994 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तर उद्योग मंडल की। डॉक्टर BK मोदी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे तथा वर्तमान में बात करें तो विजय आचार्य इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी जो है वो खुर्जा को कहा जाता है, विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। 142 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है उसको हमें चुनना है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो दिल्ली कह रहा है, जबकि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका महाराष्ट्र के पूना में स्थित है, तो पूना होना चाहिए। और भारतीय लाख अनुसंधान क्षेत्र रांची, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अगला प्रश्न है जो कि 143 नंबर, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका नागपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान नागपुर में स्थापित किया गया है, जिसे नीरी भी कहा जाता है। वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना। 144 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में आपका स्थापित किया गया है। रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान तथा मुंबई में भारतीय भूचुंबकीय संस्थान स्थापित किया गया है। 145 नंबर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कुफरी शिमला में स्थापित किया गया है। उसके बाद इसमें कुछ व्याख्या दी गई है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कुफरी में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तथा पूना में भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लखनऊ में है, ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पेरम्बदूर में है, जबकि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में भारतीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई है। पूना में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान स्थापित किया गया है। 148 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। अगला जो प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, तो अगस्त 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपके हुआ था। वर्तमान में KN व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के आपके अध्यक्ष हैं। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला के लिए समर्पित है। 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो ललित कलाओं के लिए स्थापित किया गया था। मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि से संबंधित है। 151 नंबर प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी की है, विकल्प सी आपका इसमें सही है। उसके बाद आपका प्रसिद्ध पुस्तक, लेखक और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक चेतन भगत की नहीं है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी पुस्तक नहीं है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल ऑफ इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की पुस्तकें हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, सिलेक्शन डे तथा वन नाइट एट द कॉल चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं।
अगला प्रश्न 153 नंबर, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? तो आंग सान सू की है। फ्रीडम फॉर फियर आंग सान सू की है। एम.एस. स्वामीनाथन की पुस्तक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। उसके बाद विक्रम सेठ की पुस्तक सुटेबल बाय ए गोल्डन गेट। नवीन चावला की पुस्तक मदर टेरेसा है। 154 नंबर प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे इस किसकी पुस्तक है? ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। कपिल देव की पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट तथा आंद्रे आगासी की पुस्तक ओपन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीजे अब्दुल कलाम टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ये आपके स्वामीनाथन की पुस्तक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। बाकी अरविंदा डिगा की सिलेक्शन डे और आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है? तो डिवाइन लाइफ इनकी नहीं है। डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक शिवानंद हैं, जबकि लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। उसके इसमें चित्रांगदा चंडालिका विसर्जन जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो बी.एम. कौल को मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। बाकी बी.एस. नैपाल, किरण देसाई, अरविंद अडिगा को प्रदान किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1969 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बी.एस. नैपाल को इन ए फ्री स्टेट पुस्तक हेतु वर्ष 1971 में, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक हेतु 2006 में तथा अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर पुस्तक हेतु 2008 में दिया गया था। 158 नंबर प्रश्न है, आपको इसमें सुमेलित करना है। ये प्रश्न जो है सुमेलित करना है। रचनाओं तथा उनके रचयिता के नाम दिया गया है। तो इनमें जो रचना और रचयिता के नाम हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। उसके बाद योग शास्त्र किसकी रचना है? योग शास्त्र जो है आपके इसमें देख लेते हैं। गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव की है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण की व्याकुलता, उपालंभ वचन, संताप आदि का वर्णन है। इस सिद्धांत में शिरोमणि संस्कृत में रचित गणना और खगोल शास्त्र में की गई है, जिसकी रचना भास्कराचार्य ने की थी। श्री भाष्य की रचना रामानुज ने की थी। योग शास्त्र की रचना आचार्य हेमचंद ने की थी। तो इसमें जो है आपका गीत गोविंद किसकी है? गीत गोविंद है आपके, इसमें सुमेलित कर देते हैं, गीत गोविंद है जयदेव की। उसके बाद आपका योग शास्त्र है हेमचंद की। उसके बाद आपका श्री भाष्य है श्री रामानुज की। और आपका सिद्धांत शिरोमणि है भास्कराचार्य की रचना। अगला प्रश्न जो है 159, श्री सी.वी. रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको सम्मानित किया गया था 28 फरवरी 1928 को। इस खोज को रमण प्रभाव भी कहा जाता है। इस महान खोज की स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस कार्य के लिए सी.वी. रमण को वर्ष 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, रमण एशिया के पहले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो देवेन्द्र सत्यार्थी को नहीं प्रदान किया गया। बाकी एफ.जी. विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर वेंकटरमण को प्रदान किया गया है। 161 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कुछ व्याख्याएं दी गई हैं। 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था प्रथम, और वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। अब प्रश्न है आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर दिया है? तो आपका तमिलनाडु ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? प्रकृति की किडनी किसको कहा जाता है? दलदली भूमि को। इसमें लगभग हर वर्ष जल जमाव रहता है, जो पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण एवं जहरीले तत्वों को निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। उसके बाद जैविक खेती एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया था? तो नवदान्या आंदोलन चलाया गया था। इसमें दिया गया जैविक खेती एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु पर्यावरणविद वंदना शिवा द्वारा